डॉक्टर गुलेरिया, मुझे लगता है कि एक तो नए साल की मुबारकबाद और इसके साथ ही इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने की मुबारकबाद, क्योंकि इसके लिए तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सा वो दिन होगा। आपने हमारे ही शो में सबसे पहले कहा था, पिछले साल जब हम दीपावली पर एम्स में थे, उस समय आपने कहा था कि नए साल की शुरुआत एक वैक्सीन से हो जाएगी। और देखिए, नए साल का पहला दिन और ये वैक्सीन हमारे सामने। डॉक्टर गुलेरिया, बिल्कुल, ये इस नए साल के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। और इसी खबर के साथ सब आपके आपके परिवार को और सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमारा नया अगला कदम शुरू होता है कि हम ये सारी वैक्सीन अपने देश में सब लोगों को कैसे लगाएंगे। जो प्रायोरिटाइज की हुई हैं उनका पूरा रोल आउट करने का जो चैलेंज है हमारे देश में, वो अब शुरू होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये वैक्सीन हमारे पास अप्रूव हुई है, वैसे और जो वैक्सीन फाइनल स्टेज में हैं वो भी आ जाएंगी, जिससे नंबर ऑफ डोजेस बढ़ जाएंगे और हमें सब लोगों को वैक्सीन लगाने में काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर गुलेरिया, ये जो अलग अलग वैक्सीन्स को बताया जाता है, और ये चाहे कोविशील्ड हो या फिर भारत बायोटेक की वो वैक्सीन हो, उन सब का आधार कुछ अलग बताया जाता है, mRNA वैक्सीन कोई। तो ये क्या होता है, कैसे, क्या फर्क है इन सारी वैक्सीन्स में, और क्या इनकी एफिकेसी भी उस पर आधारित होती है? कुछ हद तक एफिकेसी उस पर आधारित होती है। अगर हम सिंपल से भाषा में बात करें तो जब भी हमें वैक्सीन बनानी होती है तो हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। एक तो एक एंटीजन जो हम वैक्सीन वायरस से लेते हैं, जो बॉडी में एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करेगा। और जैसे हम कोविड की बात करें या कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का जो एंटीजन है वो स्पाइक प्रोटीन है। तो स्पाइक प्रोटीन का एक हिस्सा लिया जाता है, जिससे वो जब बॉडी में आएगा, किसी व्यक्ति के बॉडी में आएगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा। दूसरा है प्लेटफॉर्म। अब कई टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे ये अंदर जा सकता है। एक तो जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है कि आपने वही वायरस लिया, उसको इनएक्टिवेट किया, या अगर वो लाइव है तो उसको थोड़ा चेंज किया जिससे वो इन्फेक्शन ना करे, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाए। जो नया प्लेटफॉर्म है, जो हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म, वो जो आपका आरएनए है वायरस का, उसका एक हिस्सा जो है वो अंदर जाके उसको हम नैनो पार्टिकल से और नैनो टेक्नोलॉजी से अंदर भेजते हैं, और हमारे सेल में वो सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए, जिससे फिर एंटीबॉडीज बनेंगे और फिर जो है शरीर में एंटीबॉडीज बनने शुरू होंगे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है और कई प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है वो कितना एंटीबॉडीज जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं बनाने के लिए, और उस पर एफिकेसी डिपेंड करती है। तीसरा पार्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कितने डोजेस की जरूरत है। तो कई वैक्सीन जो हमारे पास अभी तक वैक्सीन आई हैं, सब में रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रामस्कुलर है। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जो ट्रायल में चली हुई हैं कि हम नेजल स्प्रे की तरह दे दें जिससे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े, या फिर उनके डोजेस जो हैं 2 डोजेस की जगह 1 डोज हो पाए। लेकिन अभी तक जो वैक्सीन आ रही हैं मार्केट में, जो अप्रूवल के स्टेज में है, वो 2 डोज वाली वैक्सीन है और इंट्रामस्कुलर वाली है। लेकिन हो सकता है कि बाद में कोई ऐसी भी वैक्सीन आ जाए जो हम अलग रूट से दे पाएं, और इसलिए वो देने में आसानी रहे। डॉक्टर सेठ, हम भारत की आबादी देखें, लेकिन उसके साथ हम वो ड्राई रन्स भी देखें जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं। 4 बड़े शहरों में हुआ है और उसके बाद अब कल से पूरे देश में होगा। अपनी आबादी को और यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस इजाजत के बाद पहली वैक्सीन मिलने में क्या बाकी देशों की तरह ही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक तरह से हम कहें कि बाकी देश जितनी जल्दी दे पाए हैं उतनी ही जल्दी हिंदुस्तान में भी हो जाएगा हमारी तैयारियों के हिसाब से? ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो दूसरे देशों में नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वैक्सीन हमने इम्प्रूव किए, इसके लॉजिस्टिक्स सिंपलर है। ये वैक्सीन हिंदुस्तान में ही बन रही है। अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन डोजेस तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमें कहीं बाहर से मंगानी नहीं पड़ रही। और ये स्टोरेज भी इसकी 2 से 8 डिग्री जो नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में स्टोर होती है, तो इसलिए ट्रांसफर और इम्प्लीमेंटेशन आसान है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, परहैप्स वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम्स रहे हैं। चाहे लोग कहें कि वो बच्चों में थे, माओ में थे, पर फिर भी ये इतने स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स हैं कि ये आउटरीच इनकी राइट अप टू द विलेजेस है। तीसरी बात समझने की ये भी है कि गवर्नमेंट पिछले कुछ हफ्तों से, इनफैक्ट आई वुड से महीनों से, इसी का प्रोग्राम और दृढ़ कर रही थी और इसको सपोर्ट कर रही थी और इसको फाइन ट्यून कर रही थी। और आपने इसलिए सुना कि ड्राई रन्स
आज से नहीं, कुछ हफ्तों से पहले से ही हो रहे थे। तो आई थिंक द कंट्री इज प्रिपेयर्ड। यस, चैलेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि हम एडल्ट पॉपुलेशन को पहले करना है। एक्चुअली जो जिनको देना है वो क्लियरली डिफाइंड वर्ग हैं, और हम चैलेंजेस को एज टाइम गोज ऑन कॉन्कर कर सकेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी एक बड़ा चैलेंज होगा। जब एडल्ट्स की हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस इज अ चैलेंज। लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को हटाना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। वो हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, पब्लिक का कर्तव्य है कि ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप वाले जो डिस इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको छोड़ के सही तरीके से सेफ्टी एफिकेसी अंडरस्टैंडिंग करें। और किसी को फोर्स हमने नहीं करना, बट हमारा दृढ़ रहेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 70% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्चुअली इम्यूनिटी आए, और वो इम्यूनिटी अगर वैक्सीनेशन से आती है तो वही सेफ और इफेक्टिव बात होती है। तो इसीलिए टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि वैक्सीन चीप, अवेलेबल और इफेक्टिव तीनों चीज हैं। वाकई डॉक्टर गुलेरिया, हालांकि बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया के कई देश जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ था तो भारत को बहुत सारी सलाह दिया करते थे, लेकिन भारत ने उन सभी से बेहतर मैनेज किया है कोरोना की इस सिचुएशन को। आज वैक्सीन की दहलीज पर जब हम खड़े हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो रईस देश हैं, वहां पर जो समृद्ध लोग हैं उन तक तो वैक्सीन पहुंच रही है, लेकिन जब भारत की बात होगी तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसीलिए इसकी प्राइसिंग भी उस तरीके की रखी गई है, और इसीलिए कोशिश अभी सरकार की तरफ से जो की जा रही है ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे जरूरत हो, वैसे व्यक्तियों तक नहीं जो अफोर्ड कर सकते हो, सब तक पहुंचे, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं। और भारत की जो सफलता है, मुझे लगता है कि इस पैमाने पर डॉक्टर गुलेरिया, चूंकि दुनिया में कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, भारत की सफलता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। बिल्कुल, मेरा यह मानना है कि भारत की जो वैक्सीन है जो हम यूज करेंगे वो एक दुनिया के लिए पूरा एग्जाम्पल बनेगी। और क्योंकि अगर हम ये देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज हैं उनमें जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं या देने का जो मैकेनिज्म है वो हमारे कंट्री में और हमारी वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के साथ मिलता जुलता है। अगर हम किसी वैक्सीन की बात करें तो हम उसमें 4 चीजें देखना चाहते हैं। एक तो सेफ्टी, बहुत जरूरी है कि वैक्सीन सबसे सेफ हो, किसी को साइड इफेक्ट्स ना हो। दूसरा, जैसे हमने कहा, एफिकेसी। तीसरा, फीजिबिलिटी। और हमें पता है कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने की जरूरत है। उसको जब हम उसको वहां से निकालते हैं तो कुछ घंटे ही उसको हम बाहर रख सकते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। ये ज्यादातर देशों में पॉसिबल नहीं है कि हम एक -70 की कोल्ड चेन रखें और जहां पे वैक्सीन दे रहे हैं वहां -70 का फ्रिज हो या स्टोरेज कर पाए। ये वाली जो वैक्सीन है, चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या भारत बायोटेक की बात करें, वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के लिए। और चौथी चीज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। चारों अगर हम पार्ट्स देखें तो जो भारत में वैक्सीन बन रही है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट की हो चाहे वो भारत बायोटेक की हो, ये चारों इस पॉइंट्स में बिल्कुल आगे निकलती हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसमें हमारी ही वैक्सीन कामयाब होगी। और अगर हम ये कहें कि भारत एक और लोगों को ये दिखा पाएगा कि हम कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं, कैसे ये वैक्सीन जो है ये हर एक, चाहे अफ्रीका के कोई देश हो या साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश हो, सब जगह पे हम ये वैक्सीन जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और ये हमारे एक कमिटमेंट भी है कि ये वैक्सीन जो है हम अपने लिए ही नहीं लेकिन और जो हमारे देश हैं जिनको इसकी जरूरत है उनको भी देंगे। क्योंकि अगर हमें पैंडेमिक से जीतना है तो ये एक देश की जीत नहीं होनी चाहिए, सारे ग्लोबल नंबर्स कम होने चाहिए। क्योंकि जैसे हमने देखा, एक वेरिएंट स्ट्रेन यूके से शुरू होके सारी दुनिया में फैल सकता है। इसीलिए कोविड भी एक जगह से अगर कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरी जगह पहुंच सकता है। इसलिए अगर पैंडेमिक को कम करना है, पैंडेमिक पे कंट्रोल पाना है, तो ग्लोबल वैक्सीनेशन की जरूरत है। वैक्सीन नेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सेठ, ये अलग अलग वैक्सीन्स हैं, सबका लक्ष्य तो एक है, लेकिन जैसे डॉक्टर गुलेरिया भी कह रहे थे कि सबकी संरचना काफी हद तक अलग है एक दूसरे से। ऐसे में जब कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने जाता है तो क्या अभी इस समय पर जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है, ये तो हम समझे कि चलिए पहला इमरजेंसी अप्रूवल कोविशील्ड को मिला है, लेकिन उसके बाद बाकी वैक्सीन्स भी आएंगे, तो इसमें किस तरीके से आगे होगा? क्या सरकार अपनी तरफ से ये तय करके ही देती रहेगी या लोग भी अपनी तरफ से चुन सकेंगे?
अभी सरकार ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है, बट आई कैन गाइड यू कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ इस बात के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली तो क्लियरली ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, होना भी चाहिए कि ये वैक्सीन की सप्लाईज लिमिटेड आएंगी और हमें डिफाइंड वर्गों को देना है। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, एसेंशियल वर्कर्स हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ये सब 4 कैटेगरीज पहले आती हैं और इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड और कंट्रोल होगा। बट एक टाइम आएगा जबकि हमारे पास और वैक्सीन आएंगी। आपको पता ही हो सकता है भारत बायोटेक सून वो भी आने लगे, उसके फेज 3 स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं। इसी तरह ये भी जाइडस कैडिला की वैक्सीन है जो कि फेज 3 में गई है। इसी तरह स्पुतनिक है जिसके फेज 3 ट्रायल्स हो रहे हैं। तो सून हमारे पास 3-4 वैक्सीन तो हिंदुस्तान में बनती हुई वैक्सीन आएंगी। और उसके बियॉन्ड ये जो फाइजर की वैक्सीन है, हो सकता है कि उसको भी जब वो पूरे अपने पेपर सबमिट करेंगे, हो सकता है कि उसको भी अप्रूवल मिल जाए। बट जो एक्सपेंसिव वैक्सीन हैं वो तो सर्टेनली मार्केट में आज से 6 महीने बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अवेलेबल होंगी क्योंकि उनकी अप्रूवल हो जाएगी। बट वो चेन गवर्नमेंट की चेन नहीं होगी, वो चेन होगी खुद फाइजर किस तरह इस कंट्री में लाए, खुद किस तरह वो कोल्ड चेन स्टोरेज करे, खुद किस तरह किस कॉस्ट पे बेचे। बट ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल होंगे एट सम टाइम, एटलीस्ट उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। बट क्लियरली उससे ये भी होता है कि फाइनली गवर्नमेंट क्यों सबके आफ्टर ऑल कॉस्ट को भी कम करना है। पूरी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को वो हेडेक अपने ऊपर लेके करना है। बट जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो हमारा वास्ट वर्ग है मिडिल क्लास का, जिनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अफोर्ड करना, उनके लिए तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बट जो अमीर हैं, जो कि एक्चुअली पे कर सकते हैं इन वैक्सीन के लिए, जो अपनी केयर के लिए जिनको पे करना भी चाहिए, उनके लिए तो सब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और अगर कोई वैक्सीन ऐसी है जो उनको 5,000 की भी उनको देनी पड़ रही है, तो वो अपनी पे करके वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट को इनिशियली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेगी हर एक की, बट इन द लॉन्ग रन a variety of vaccines will be approved and will be available for public to choose from. डॉक्टर गुलेरिया, सरकार ने शुरुआत में तो सीक्वेंस तय कर रखा है कि किसे सबसे पहले और किसे उसके बाद वैक्सीन मिलने वाली है। इसमें हेल्थ वर्कर्स पहले आएंगे, जो उम्र दराज हैं या फिर कोमॉर्बिडिटीज जिन्हें है उन्हें चुना जाएगा। अब इनमें से कई हेल्थ वर्कर्स ऐसे भी हैं जिन्हें पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडीज हैं। तो क्या उन सबको वैक्सीन दी जाएगी और क्या कोरोना से ग्रस्त जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें भी ये वैक्सीन लेनी होगी आगे चलकर भी, बाकी श्रेणियों में भी? बिल्कुल, क्योंकि इसमें काफी हद तक चर्चा हुई है, क्योंकि हम कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम उन लोगों को वैक्सीन ना दें तो हमारी वैक्सीन की डोजेज कुछ बच जाएंगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कई ऐसे मरीज हैं और ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं हुए कोविड के, लेकिन कोविड बीमारी हुई और उनमें एंटीबॉडीज बन गई। तो अगर हम ये कहें कि पहले हम ये देखेंगे कि आप में एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, उसके बाद ही वैक्सीन देंगे, तो ये एक और लॉजिस्टिकली एक नया कदम हो जाएगा जो 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 कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा, करने में भी इसमें बहुत टाइम लगेगा और वैक्सीन डिलीवरी इसमें डिले हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये भी हम जानते हैं कि जिनको कोविड हुआ है, मान लो 4-6 महीने पहले, हमें ये नहीं पता कि इम्यूनिटी उसकी कितनी देर तक रहेगी, इसलिए वैक्सीन फिर से देने से बूस्टर इफेक्ट हो सकता है और इम्यूनिटी और लंबे टाइम तक रह सकती है। इसलिए लॉजिस्टिकली और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों को जो प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, चाहे उनको कोविड हुआ हो जाने या अनजाने में, या जिनको कोविड नहीं हुआ हो, सबको वैक्सीन लगेगी और लगनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि उनको कितनी देर तक प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए वैक्सीन से अगर उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी तो वो एक बेटर चीज है। डॉक्टर गुलेरिया, एक और लोगों के मन में सवाल उठता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति को वैक्सीन लग गया तो क्या फौरन उसे मास्क से आजादी मिल जाएगी, हाथ धोने से बार बार आजादी मिल जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग उसके लिए मायने नहीं रखेंगे, या फिर हमें एक पूरी आबादी की या एक निर्धारित नंबर लोगों के इंतजार करना पड़ेगा कि उतनों को वैक्सीन हो? तो पहली चीज ये है कि जब आपको पहला डोज वैक्सीन लगेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी इम्यूनिटी बन गई है और आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और आपको कोविड नहीं हो सकता। इसलिए ये तो सबसे जरूरी है कि हम जो 2 डोजेज हैं, दोनों डोजेज लगाएं और उसके भी 10 से 2 हफ्ते बाद हमारे ऑप्टिमम डिग्री ऑफ एंटीबॉडीज बनेंगे। तो इसलिए उससे पहले तो हमें बिल्कुल मास्क लगा के और 2 गज की दूरी और हाथ धोना तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हम एक डबल प्रोटेक्शन कर पाए, तो मैं तो ये कहूंगा कि वैक्सीन के साथ अभी भी मास्क लगाएं,
क्योंकि अभी हम इस वैक्सीन के बारे में भी जान रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ लोगों को वैक्सीनेट हम कर पाएं और ये देखें कि अब केसेस बहुत कम हो गए हैं, तभी हम ये कह पाएंगे कि अब ऐसे सिचुएशन आया कि हम इस कुछ हद तक हम ढील दे पाएं। मुझे नहीं लगता कि अगले कई महीनों में ऐसा होने वाला है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन भी लगाएं, वैक्सीन लगाने से ना डरे, लेकिन साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको भी निभाएं। यानी एक प्रक्रिया की शुरुआत है अभी, और उसमें सबको एक साथ मिलकर अभी कुछ समय के लिए और आगे लड़ते रहना है। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर साल के पहले दिन हम सबके बीच आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपका और डॉक्टर अशोक सेठ आपका।